सो हे गाइस, वॉर ऑफ गॉड सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोग रास्ते में भागते हुए देख पाते हैं चैन मू को, जो कि जा रहा होता है अंकल हुआ की तरफ, जिनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। वो बहुत ही तेजी के साथ में जा रहा था। वो तो ये भी नहीं देखता कि वो किसके साथ में टकरा रहा है। वो अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को हटाते ही जा रहा था। उसे सबसे ज्यादा चिंता हो रही होती है अंकल हुआ की। वो कहने लगता है कि अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन फिर भी उसके मन में ये डर तो होता ही है कि कहीं वाकई में उन्हें कुछ हो ना गया हो। वो भागते हुए कई सारे लोगों को गिराते हुए भी जा रहा था, जिसकी वजह से उसे काफी सारी गालियां भी सुननी पड़ती हैं। इसके फिर अगले ही सीन में हमें उसी एरिया को दिखाया जाता है जहां पर होती है अंकल हुआ की शॉप। की शॉप से निकलते हुए हम कुछ हमलावर बंदों को देख पाते हैं, जिन लोगों को इस बारे में पता लग चुका था कि असल में इस बुड्ढे ने अपने ऊपर हमला होने की पहले से ही खबर दे दी है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। लेकिन फिर भी इन लोगों को किसी भी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि इनके पास में होते हैं काफी हाईटेक गन्स। वो लोग कहने लगते हैं कि इसके पास में हमें कोई भी काम की चीज तो मिली ही नहीं, मिले हैं तो केवल ज्यादा से ज्यादा टूटे हुए कार्ड, जो कि हमारे किसी भी काम के नहीं थे। और ये लोग भी यहाँ पर किसी कार्ड को ढूंढने के लिए आए थे। वो लोग वहाँ से निकलकर बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर दूसरी तरफ से आ रहा होता है चैनमो, जिसकी रफ्तार काफी ज्यादा होती है। और वो जैसे ही पहुंच जाता है एक मोड़ पर, तो वो उन्हीं में से एक बंदे से टकरा गया था, जिसकी वजह से वो लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है और उसके हाथों से उसकी गन भी छूटकर दूर गिर जाती है। यहाँ तक कि उसके पास में रखा हुआ एक ब्लैक कार्ड भी बाहर गिर चुका था, जिसकी वजह से उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है चैनमो के ऊपर। वो गुस्से के साथ में चिल्लाते हुए कहने लगता है कि क्या तुम अंधे हो गए हो। चैनमो से माफी मांगने लगता है कि दोस्त मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही जल्दी में था। वो कहने लगता है कि आज तो शायद मेरा दिन ही खराब है। पहले हमारी मुलाकात उस पागल से बुड्ढे के साथ में हुई, अब ये एक और बेवकूफ सा लड़का हमारे सामने आ चुका है। क्या तुम लोगों को वाकई में अपनी मौत से डर नहीं लगता? मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त अपने हाथों से जान से मारने वाला हूँ। जो कि तुरंत ही यहाँ पर हमला करना शुरू कर देता है चैनमो के ऊपर। लेकिन चैनमो की फिजिकल स्ट्रेंथ अब पहले से काफी ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से वो उसके हर एक हमले को डॉज भी कर पाता है बड़ी आसानी के साथ में। इसकी वजह से अब वो बंदा गुस्से के साथ में अपनी एक गन को उठा लेता है और ये कहता है कि मैं तुम्हारा काम तमाम यहीं पे ही कर दूंगा। लेकिन जैसे उसने अपनी गन को उठाया होता है, तो उसी का साथी आ जाता है उसके सामने और उससे ये कहता है कि हम लोगों को ये बेकार के काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर सिटी के अंदर गलती से भी जोज या सिक्योरिटी गार्ड्स को हमारे बारे में पता चल गया, तो हम लोगों के लिए काफी बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। इसी वजह से वो यहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि लड़के तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है कि वो तीनों ही हमलावर बंदे यहाँ से चले जाते हैं। चैनमो जैसे ही आगे बढ़ता है, उसको रास्ते में डला हुआ दिखाई देता है एक छोटा सा ब्लैक कार्ड, जिसको उठाकर वो तुरंत ही काफी तेजी के साथ में जाता है और पहुंच जाता है अंकल हुआ की शॉप के अंदर। चैनमो उनको चारों तरफ ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो उसको देखते ही नहीं है, जिनकी शॉप का पूरा सामान पूरी तरीके से ही बिखर चुका था। और जैसे ही चैनमो की नजर पड़ती है जमीन पर, तो अंकल वहीं नीचे ही डले हुए थे। जैसे कि चैनमो तुरंत ही उनके पास में जाता है और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगता है। चैनमो उनको उठाने की जगाने की कोशिश कर रहा था कि अंकल क्या आप मुझे सुन सकते हो, लेकिन ना तो वो उसको सुन पा रहे थे और ना ही वो कोई जवाब दे रहे थे। इस मोमेंट पर तभी वहां पर भागते हुए पहुंच जाता है लेजी। चैनमो से कहता है कि तुम तो सच में काफी तेजी के साथ में भागते हुए यहाँ पर आ गए। चैनमो कहता है कि वो सब कुछ छोड़ो, पहले अंकल हुआ को जगाने की कोशिश करो। जिससे काम नहीं बनता तो वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा हॉस्पिटल। इसके बाद फिर हॉस्पिटल के अंदर अंकल हुआ को ऑपरेशन किया जा रहा था, क्योंकि उनकी हालत वाकई में काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन जो चैनमो होता है उसको बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था। उसको अंकल हुआ की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। जिस मोमेंट पर तभी वो उस बंदे की बात को याद करने लगता है जो कि उसके साथ में टकराया था। उसने चैनमो से कहा था कि उसकी मुलाकात हुई थी एक बूढ़े जिद्दी के साथ में, जिसे उसने अपने हाथों से ही मारा था। लेकिन वो तो शुक्र की बात यह होती है कि उनकी जान बच गई थी। जो चीजें याद करने के बाद अब चैनमो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। चैनमो कहता है कि यानी कि अंकल पर हमला करने वाले मेरे ही सामने थे, लेकिन मैं तो चाहकर भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। ये सारी की सारी गलती मेरी है कि मैं अपने अंकल हुआ को बचा नहीं पाया। अगर मैं अपने कामों में बिजी नहीं होता तो अंकल के साथ में ऐसा कभी भी नहीं होता। जो बात सुनकर लेजी उससे कहता है कि तुम्हें इस बात के लिए अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तुम भी ये जानते हो कि हमारे बचपन की शुरुआत कैसे हुई थी। हम तो इतने ज्यादा गरीब हैं कि हमारे पास में खुद का रहने का घर भी नहीं है। इस मोमेंट पर तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। जैसे कि चैनमो भी तुरंत ही उनके पास पहुंच जाता है और पूछता है कि मेरे अंकल हुआ की हालत कैसी है। डॉक्टर बताती है कि अभी भी हम लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो पूरी तरीके से खतरे से बाहर नहीं हुए हैं। इसलिए तुम जल्दी से जाओ और सर्जरी की पूरी फीस को चुका दो, जो कि इतनी ज्यादा होती है कि उसको देखकर इन दोनों के ही होश उड़ गए थे, क्योंकि इन लोगों को चुकाने होंगे पूरे 300,000। जिसको देखकर तभी लेजी डॉक्टर से ये कहने लगता है कि डॉक्टर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए,
हमारे पास में इतना पैसा नहीं है जितना आप हमसे चाहते हो। तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें पूरे 50,000 का डिपॉजिट तो कर ही देना चाहिए, क्योंकि उसके तुरंत ही बाद हम आपके अंकल का इलाज आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। जब तक इनका ट्रीटमेंट होगा तब तक पूरे के पूरे पैसे को भी चुका देना। फिर डॉक्टर वापस से चली जाती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। चेनमू और लेजी दोनों की आंखों में होती है केवल निराशा, क्योंकि वो दोनों काफी अच्छे तरीके से ये बात जानते थे कि उनके पास में तो पूरे 50,000 भी नहीं है। जहाँ पर अब तभी चेनमू को अपना बचपन याद आने लगता है कि वो किस तरीके से बचपन में कचरे के ढेर में से जरूरत की चीजों को उठाया करता था। उसे अपनी हर रात इन्हीं सर्दियों में ही बितानी पड़ती थी। ना तो उसका पेट भरता था और ना ही उसके पास में पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे। जब वो रास्ते में चलते हुए जा रहा था तो वो एक आदमी से टकरा जाता है, जो कि उससे कहता है कि बेकारी बच्चे, तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए, तुम्हारी आखिर हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे टकराने की। चेन वो बहुत ही छोटा होता है और वो भूख से एकदम तड़प रहा था। जैसे ही सामने वाले शॉप पर कुछ चीजें रखी हुई दिखाई देती हैं खाने की, तो वो तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है और भूख की वजह से उस खाने को चोरी करने के बारे में सोचता है। लेकिन वो जैसे ही वहां से कुछ उठाने वाला होता है तो एक कस्टमर से शॉप से निकलता है, जिसकी वजह से चेनमू डर गया था। लेकिन वो फिर भी हिम्मत को बांधते हुए जैसे ही खाने को उठाने लगता है तो उसको चोरी करते हुए पकड़ लिया होता है अंकल हुआ ने। पकड़े जाने पर चेनमू को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं उसके साथ में क्या होगा। लेकिन अंकल हुआ एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं। वो चेनमू से कहते हैं कि चिंता मत करो, ये लो और इसको खा लो। बच्चे, मैं ये जानता हूँ कि तुम काफी दिनों से भूखे हो। कि चेनमू तुरंत ही उस खाने को लेकर खाने लग जाता है, क्योंकि वो काफी दिनों से भूखा था। अंकल हुआ चेनमू से कहते हैं कि बच्चे, मुझे ये बताओ जरा कि आखिर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स कहाँ पर हैं? मुझे बताओ जरा, ताकि मैं तुम्हें उन्हीं के पास में ही छोड़कर आ जाऊं। जिससे कि चेनमू अंकल हुआ को बताता है कि नहीं, मेरे पास में कोई भी नहीं है, ना मेरी कोई फैमिली है, ना ही मेरा कोई दोस्त है। जिससे कि अंकल हुआ उससे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आज के बाद से तुम मेरे साथ में ही रहोगे। मैं तुम्हें हर रोज ही ऐसे ब्रेड खाने के लिए दूंगा, लेकिन बच्चे हर रोज ही तुम्हें मेरी हेल्प भी करनी होगी। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस दुनिया में चलने वाले एनर्जी कार्ड्स को कैसे बनाते हैं। तुम वो कैसे सीखते हो ये तुम पर निर्भर करता है। यही वो वक्त होता है जब से चेनमू ने अंकल हुआ को अपना लिया था। जिसके बाद फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर लेजी कहने लगता है चेनमू से, दोस्त आखिर तुम किस बारे में सोच रहे हो? उससे कहने लगता है कि फिलहाल में मैंने 50,000 के डिपॉजिट को चुका दिया, इसीलिए चलो अब तुम्हें थोड़ा सा आराम भी कर लेना चाहिए। चेनमू उसका शुक्रिया अदा करने वाला था तो लेजी से कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई के जैसे हो। मुझे बताओ जरा, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? अगर तुम्हारा कोई अपना मुसीबत में है तो मैं तुम्हारी हेल्प तो जरूर से ही करूंगा। अभी फिर चेनमू को एक आइडिया आता है और वो उससे ये कहने लगता है कि वैसे तुमने मुझे जो कार्ड मूवी के बारे में बताया था, क्या उसकी मदद से वाकई में पैसा कमाया जा सकता है? लेजी उससे कहता है कि हाँ दोस्त, हम लोग बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। मेरी स्टोरी और तुम्हारी विजुअल्स की स्किल्स अगर मिल जाए तो मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि हमारी कार्ड मूवीज बड़े पैमाने पर बिकेंगी। लेजी तभी इससे कहने लगता है कि यानी कि तुम मेरे साथ में काम करने के लिए तैयार हो? चेनमू कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने अब इस बारे में अपना मन बना लिया। चलो दोस्त, अब मिलकर ट्राई करते हैं एक वीडियो बनाने को, देखते हैं कि आखिर हम लोग इससे क्या क्या कर सकते हैं। जिसके बाद अब थोड़े ही समय में ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और बाहर लाया जाता है अंकल हुआ को, जिनकी हालत अब थोड़ी सी ठीक होती है और वो चेनमू से ये कहने लगते हैं, लड़के अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है अंकल हुआ की शॉप को, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और वहीं पर पहुंच चुका होता है जुओ टिंगी, जो कि वहाँ पर चारों तरफ ही तहकीकात करने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ और आखिर हमला क्यों किया गया। जिसको वहाँ पर तहकीकात के दौरान मिला होता है एक कार्ड। कहने लगते हैं कि चलो अब पता लगाते हैं कि आखिर इस डोंगवे ग्रोसरी स्टोर में किसने तोड़फोड़ मचाई है। इसलिए वो कहते हैं कि जरा दोबारा से इस स्टोर के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाओ। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है चेनमू को, जो कि अपने कमरे के अंदर होता है और वो दोबारा से बनाने लगता है उसी लिक्विड को, जिसकी मदद से न्यू कार्ड को बनाया जाता है और एनर्जी को भी भरा जाता है। इसके बाद फिर उसने तुरंत ही कार्ड को बनाना शुरू कर दिया था। चेनमू कहता है कि वैसे इसमें कुछ रेयर मटेरियल्स मिसिंग है, लेकिन फिलहाल में उसके पास में जो भी है उसे उन्हीं के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना होगा, जिनकी मदद से वो कुछ नहीं तो अपने लिए 2 सैंपल्स को तो बना ही सकता है। स्टोन को डालता है, उसको ग्राइंड करता है और फाइनली बना ही लेता है कुछ ब्लू इंक को, जिसके तुरंत ही बाद उसने अपनी कार्ड मेकिंग की प्रोसेस को भी स्टार्ट कर दिया था। उस कार्ड को बनाने में चेनमू को ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट ही देने होंगे, क्योंकि अगर इससे ज्यादा समय लगेगा तो ये कार्ड किसी भी काम का नहीं बचेगा। इसी वजह से उसने अपना पूरा फोकस लगा कर रखा हुआ था कार्ड के ऊपर। वो कहता भी है कि मुझे इसके लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। जहाँ पर वो एक कार्ड को कंप्लीट करने ही वाला था, लेकिन उसका समय खत्म हो चुका था। इसकी वजह से उसका ये कार्ड और उसकी मेहनत व्यर्थ में ही चली जाती है। चेनमू कहता है कि पिछली बार मैंने जो फ्लेम ड्रैगन कार्ड को बनाया था वो तो इससे भी काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब खुद से ही कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो हर बार फेल क्यों हो जाता हूँ। जिस मोमेंट पर अब तभी उसको याद आता है वही ब्लैक कार्ड, जिसे वो निकालता है और लगा लेता है अपने डिवाइस
डिवाइस के अंदर। लेकिन ऐसा करने के तुरंत ही बाद उसके साथ में होने लगती है कुछ और नई घटनाएं कि चेनमू अब तुरंत ही पहुंच चुका होता है गॉडेस के पास में, जो कि उसको बताने लगते हैं कि अब तुम यहाँ पर जिसकी वजह से आए हो उसको करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि इस बार चेनमू के पास में होता है एक्चुअली में एक डायनेमिक कार्ड। मुझसे कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर मैं ये डायनेमिक प्रोसेसिंग कैसे कर पाऊंगा ताकि मैं फैंटम कार्ड को बना सकूं। तो गॉडेस उसको बताती है कि डायनेमिक्स का मतलब होता है चीजों को बदलना और उनमें डेवलपमेंट करना। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि किसी कार्ड के अंदर लगाया जाना हो किसी एक स्पेशल चिप को, और इसी को कहा जाता है डायनेमिक प्रोसेसिंग। चेनमू से कहता है कि क्या आप ये कहना चाहते हो कि मैं भी डायनेमिक्स को अच्छी तरीके से सीख सकता हूँ। जिससे कि गॉडेस चेनमू के पास में आती हैं और उससे ये कहती हैं कि अब क्योंकि गॉड ऑफ गॉड के वारिस बन चुके हो, इसी वजह से तुम इसके लिए भी क्वालिफाई हो चुके हो कि तुम इस दुनिया के हर एक कार्ड की नॉलेज लेने के लिए तैयार हो। जिससे कि वो तुरंत ही चेनमू के सामने एक छोटी सी बुक को लेकर आ जाती हैं, जिसको चेनमू जैसे ही लेने वाला था तो गॉडेस कहती है कि रुक जाओ जरा, क्योंकि तुम अपने करंट परसेप्शन के हिसाब से इसको यूज नहीं कर सकते। इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए एक छोटे से गेम को बनाया है, जिसको खेलने के बाद तुम इस बुक को यूज करने के काबिल हो जाओगे। वो कहती हैं कि चलो जाओ और उस गेम को खेलो, क्योंकि अब उन्होंने तुरंत ही चेनमू को एक काफी अलग सी जगह पे भेज दिया था। ऐसे लगने लगता है जैसे कि चेनमू पहुंच चुका हो समंदर के अंदर, जहाँ पर चारों तरफ ही लगी हुई होती है काफी बड़ी बड़ी समुद्री घास, और उसके चारों तरफ ही तैर रही होती है काफी सारी स्वॉर्ड फिश। गॉडेस बताती है कि देखो ये जितनी भी स्वॉर्ड फिशेस यहाँ पर है वो केवल यही चाहती है कि तुम अपने सेंसेस का यूज करते हुए उनके हमले को अवॉइड करो। अगर ये स्वॉर्ड फिश तुम्हें काट लेती हैं या ये तुम पर हमला कर देती हैं, तो हाँ इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी थोड़ी सी हर्ट तो हो ही जाएगी। जिसके तुरंत ही बाद अब काफी सारी स्वॉर्ड फिशेस ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया था, जो कि तेजी के साथ में आ रही थी और चेनमू के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ से चेनमू तैरने लगता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है। शुरुआत में तो चेनमू अपने सामने आने वाली स्वॉर्ड फिश के हमलों को डॉज करते हुए जा रहा था, क्योंकि अब उसने यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है अपने सेंसेस को, जिसको यूज करते हुए वो हमें ये बताता है कि वो हाल फिलहाल में करीबन 10 स्वॉर्ड फिश के हमले को एक ही बार में डॉज कर सकता है, लेकिन अगर वो 15 हो जाएंगी तो शायद ऐसा कर पाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चेनमू को तो ये पता भी नहीं होता कि उसके ऊपर कितनी फिशेस हमला करने के लिए आने वाली हैं, जिनकी संख्या अब यहाँ पर बढ़ने ही लगती है, जिसके साथ साथ उनकी रफ्तार भी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो कुछ फिश को तो डॉज करता है लेकिन एक फिश टकरा ही जाती है चेनमू से, जिसने बेशक चेनमू को हर्ट कर ही दिया था। लेकिन उसी के साथ साथ अब काफी सारी फिशेस आती हैं जो कि टकराते जा रही थी चेनमू से, जिसकी वजह से गॉडेस कहती है कि इस तरीके से तो तुम चैलेंज को हार जाओगे। चेनमू कहता है कि मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर मैं इनसे बचूं तो बचूं कैसे। भले ही इस इल्यूजन वर्ल्ड में होता है लेकिन उसकी बॉडी में जो पेन फील हो रहा था वो एकदम ही रियल होता है, जिसकी वजह से उसके सेंसेस अब ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। वो बड़ी ही मुश्किल के साथ में स्वॉर्ड फिश के हमले को डॉज कर पा रहा था। गॉडेस ये बताती है कि देखो इस बार फाइनल राउंड के अंदर अब एक साथ ही 20 फिशेस हमला करने के लिए आएंगे। अब आखिर तुम उनसे कैसे बचोगे ये तो तुम्हें खुद ही पता करना होगा। इसके साथ साथ उसकी सेंस करने की जो एबिलिटी होती है उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी थी। वो कहता है कि लेकिन फिर भी मेरे लिए 20 स्वॉर्ड फिश के हमले को एक साथ ही डॉज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। गॉडेस कहती है कि अगर तुम यहाँ पर बार बार और लगातार ब्रेक थ्रो करते रहोगे तभी तुम्हारे पास में मौका है स्ट्रॉन्ग बनने का। इसकी वजह से अब चेनमू तुरंत ही हिम्मत को बांधता है और जाने लगता है उसी समुद्री घास के बीच में। इसके वहां पर जाते ही तुरंत ही स्वॉर्ड फिशेस ने हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन चेनमू के रिफ्लेक्शंस और सेंसेस अब काफी ज्यादा फास्ट हो गए थे, जिसकी वजह से अब वो काफी आसानी के साथ में पता लगा सकता था कि कोई भी स्वॉर्ड फिश उसके ऊपर किस तरफ से हमला करने के लिए आने वाली है। भले ही चेनमू को हमले डॉज करने में काफी परेशानी होती है लेकिन कम से कम इस बार वो ऐसा कर तो पा रहा था। स्वॉर्ड फिश के हमलों को डॉज करते हुए अब वो बढ़ने लगता है ऊपर की तरफ, क्योंकि अब वो एकदम क्लियरली देख सकता था कि कौन सी स्वॉर्ड फिश कहां से हमला करने के लिए आ रही है। लेकिन अब साथ ही साथ चेनमू का परसेप्शन पहुंच चुका होता है उसकी लिमिट्स पर। चेनमू को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये गेम है तो है कौन सा, क्योंकि ये तो धीमे धीमे और भी ज्यादा टेरिबल बनते जा रहा था। जिसके तुरंत ही बाद अब अचानक से ही उसके ऊपर हमला कर दिया होता है लगातार 20 फिशेस ने, जिन सभी के सभी हमलों को चेनमू बड़ी ही मुश्किल के साथ में डॉज कर पाता है। वो कहने लगता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने अंकल हुआ के लिए अपनी हिम्मत को बांध के रखना होगा और इस टेस्ट को किसी भी हाल में पार करना ही होगा। साथ ही साथ हमें हॉस्पिटल के अंदर अंकल हुआ का भी सीन दिखाया जाता है, जिनकी हालत अभी तक बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई थी। तभी चेनमू इस बार में सोचने लगता है कि अगर उसके सेंसेस 5 मीटर तक काम करें तो फिर डेफिनेटली उसके पास में चांसेस होंगे कि वो उसके ऊपर होने वाले हर एक फिश के हमले को डॉज कर सके। चेनमू कहने लगता है कि ज्यादा नहीं तो उसका परसेप्शन 4.9 मीटर तक तो पहुंच ही जाना चाहिए, जहां पर एक साथ ही वो कई सारे फिशेस के हमले को डॉज कर देता है। लेकिन साथ ही साथ चेनमू ने इस बार एक और चीज को फील किया था, जो वाटर के फ्लो को ध्यान में रखते हुए फिशेस के बारे में पता लगा सकता है कि वो किस डायरेक्शन से हमला करने के लिए आ रही हैं।
जितनी भी फिश उसके परसेप्शन के आउट ऑफ रेंज में होंगे वो उनके द्वारा होने वाले वाटर फ्लो की वजह से उनके बारे में पता लगा सकता है। ऑब्वियसली वो फिश पानी में है तो वाटर फ्लो को तो इफेक्ट करेंगे ही, इसकी वजह से वो बेशक हमला करने से पहले ही पता लगा सकता है। ड्यूटीज करने के बाद अब वो तुरंत ही अपने परसेप्शन को फैलाता है और काफी स्पीड के साथ में सभी के सभी फिश के बीच में से होते हुए जाने लगता है। इसकी वजह से वो सारे के सारे हमलों को डॉज कर देता है और समुद्री घास से बाहर भी आ जाता है, जहाँ पर अब तभी इसके सामने वो गॉडेस भी आ जाते हैं जो कि चैनमू को कांग्रेचुलेट भी करते हैं और ये कहती हैं कि लड़के तुम इस टेस्ट में फाइनली पास हो ही चुके हो। इसके तुरंत ही बाद उसके सामने वो बुक भी आ जाती है जिसकी वजह से वो सीख जाता है डायनेमिक्स को। न्यू स्किल के आने के बाद अब उसने बनाया होता है एक और नए कार्ड को, जिसको बनाने में भी उसको ज्यादा समय नहीं लगता। चैनमू कहने लगता है कि सच में ये स्किल तो काफी कमाल की थी। जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर आ जाता है लेजी और वो ये कहता है कि वैसे मैंने अपन दोनों के नाम को मिलाकर बनाया है एक और नया नाम, अब से हमारे ग्रुप को बुलाया जाएगा मू लेई नाम के ग्रुप से। लेजी देखता है कि चैनमू ने नए कार्ड को फाइनली बना ही लिया। वो उससे कहता है कि मुझे दिखाओ जरा आखिर तुमने क्या स्पेशल सा बनाया है। इसके विजुअल्स तो काफी कमाल के होते हैं लेकिन वो वीडियो तुरंत ही खत्म भी हो जाती है। चैनमू कहता है कि दोस्त मेरे पास में मटेरियल्स खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, इसकी वजह से मैं उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट कर ही नहीं पाया। लेजी से कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह पे ले चलूंगा, जिसके साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।